बुधाय जय भीम। मैं सविता सिंह अम्बेडकर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से, मुरादाबाद मंडल, यूपी। जी जी सर, मैं आपकी मीटिंग का एजेंडा पहले जानना चाहूंगी। मीटिंग का एजेंडा मैं सुन नहीं पाई। जी आज के दो एजेंडे हैं। एक तो ये कि हम हमारे बहुजन परिवार से मिलन कार्यक्रम है, हमारे जो मातृशक्ति है वो 9 बजे हमने इनवाइट किया है कि वो हम क्या लोग मोबाइल के ऊपर क्या करते रहते हैं तो हमारी फैमिली को पता होना चाहिए, हमारी बेटियों को, हमारी पत्नी को पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। यह मातृशक्ति, क्योंकि साहब कांशीराम जी ने हमें 3 इनाम दिए थे कि अगर आपकी उम्र से छोटी कोई है तो वो आपकी बेटी है, आपकी उम्र के बराबर है तो वो आपकी बहन है, और आपकी उम्र से बड़ी है तो वो आपकी माँ है। तो 3 रिश्तों से नवाजा था साहब कांशीराम जी ने। तो अब क्योंकि हम कांशीराम जी के अनुयायी है तो हम उसी बात पे चल रहे हैं। हम दूसरा हमारा एजेंडा ये है कि कल आप थे नहीं तो हमारा एक एजेंडा 1 जून से हमने कार्यक्रम शुरू किया था। उस कार्यक्रम में ये है कि हम ये चाहते हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, तो लोकसभा में जो चुनाव होगा इस देश का प्रधानमंत्री बने तो वो बहुजन समाज का हो, बहुजन समाज का हो, लेकिन वो किसी जात का नहीं। क्योंकि बाबा साहब ने और कांशीराम जी ने, साहब कांशीराम जी दोनों ने जात से जमात बनाने की कोशिश की। मैं नहीं कहता बहुजन समाज बन गया, नहीं बना था बहुजन समाज, लेकिन बहुजन समाज बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। अब बहुजन समाज में कौन, कांशीराम जी ने किन लोगों को बताया कि 4 लोग तो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। सबसे बड़ा हमारा परिवार है माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम है, दूसरे नंबर पे सिख है, तीसरे नंबर पे ईसाई है और चौथे नंबर पे बौद्ध है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम जैनियों को भी साथ ले सकते हैं कि जैनी जो है भगवान बुद्ध के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। वो अलग बात है कि जैनियों को बहुत से लोग हिंदू धर्म की आस्था के साथ कहीं के जुड़े रहते हैं, तो प्योरली जो जैनी लोग हैं वो ठीक लोग हैं। तो ये थे हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग। उसके बाद हमारे जो 3 लोग हैं वो कौन है, एससी है, एसटी है और ओबीसी के लोग हैं। तो हम इसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम इसको, इस देश में 2 लोग रहते हैं, एक लोग सरमण संस्कृति के, हम सब लोग सरमण संस्कृति के लोग हैं, और एक ब्राह्मण संस्कृति है। ब्राह्मण को अगर आप छोड़ देते हो तो सरमण संस्कृति के लोग हैं। अब सरमण संस्कृति के अगर हम लोग हैं तो हमारा एक सीधा उद्देश्य ये है कि साहब कांशीराम जी तक ये बहुजन आंदोलन था। साहब कांशीराम जी के बाद उनके जो बाद में अनुयायी जो थे, साहब कांशीराम जी के आंदोलन जिनके हाथ में गया, उन्होंने इस आंदोलन का नाम जो है बदल दिया, उन्होंने नारे बदल दिए, उन्होंने सारा जो सोशल इंजीनियरिंग के नाम से एक ब्राह्मणवादी मीडिया ने उनको बहुत बड़ा खिताब दिया कि आपसे बड़ा कोई सोशल इंजीनियर नहीं, आपने सोशल इंजीनियरिंग के नाम से और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के जो हमारे जो लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि 10 बिल्ली और 90 चूहे एक पिंजरे में बंद कर दो तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। इसी तरीके से अगर 10 शेर और 90 बकरे अगर एक उसमें छोड़ दो पार्क में तो वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। क्योंकि ये लोग सोच सका, इन्होंने सदियों से हमारा शोषण किया। आज भी ब्राह्मण अगर घर से बाहर निकलता है तो उसके काख के अंदर जो मनुस्मृति होती है वो कितना ही साफ सुथरा हो, लेकिन उसके मन में मनुस्मृति के विचार आते ही आते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ये आंदोलन है बहुजन, टोटली बहुजन, किसका आंदोलन, भगवान बुद्ध से लेके कांशीराम जी तक जो हमारे महापुरुषों ने कहा। जब बहुजन समाज पार्टी कांशीराम जी ने बनाई थी तो उन्होंने 24 महापुरुषों का जिक्र किया है कि मैंने 24 महापुरुषों के संघर्ष को, उनकी कुर्बानी को, उनकी विचारधारा को बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया, समाहित किया। तो उसके आधार पे हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला टाइम, हो सकता है वो हमारा जो है एससी का कोई प्रधानमंत्री बने, हो सकता है वो एसटी का बने, हो सकता है वो ओबीसी का बने, हो सकता है वो सिख बने, हो सकता है वो ईसाई बने, हो सकता है वो मुस्लिम बने, लेकिन वो हमारे बहुजन परिवार का होगा, हमारी आइडियोलॉजी का व्यक्ति होगा, वो अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी का व्यक्ति होगा। एक चमार, एक धानक, एक शेड्यूल्ड कास्ट ब्राह्मणवादी हो सकता है, एक ब्राह्मणवादी हो सकता है, बैकवर्ड का माइनॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति अम्बेडकरवादी हो सकता है। तो हम सबसे बड़ा किसी को मानते, 2 परिवार है, एक परिवार में पति पत्नी का रिश्ता होता है लेकिन उनके विचार नहीं मिलते, विचार ना मिलेगा मतलब आइडियोलॉजी। तो हम ये मानते हैं कि हमारे बीच में एक आइडियोलॉजी है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी है। भगवान बुद्ध से लेकर कांशीराम जी तक जितना आंदोलन, उसको अम्बेडकर बात बोलते हैं, अम्बेडकर मूवमेंट बोलते हैं। तो ये विषय है कि 2024 हम आना चाहते हैं। समाज में हमारे सामाजिक संगठनों को कैसे इकट्ठा किया जाए, राजनीतिक संगठनों को कैसे इकट्ठा किया जाए,
और हम अपने परिवार को इकट्ठा कैसे रखें ताकि हम 2024 में शासक हो जाए। जी है, अब आप बोलिए। जी जी सर बहुत अच्छे से आपने अपना एजेंडा मुझे बताया। जैसे कि आपका एजेंडा है कि 2024 में हम किस तरीके से आए, तो मेरा मानना यही है कि चाहे हम किसी भी अगर हम चाहते हैं भारत को बौद्धमय बनाना, जैसे कि बाबा साहब का सपना था, तो हमें अंबेडकरवादी विचारधारा से जुड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को जोड़ना पड़ेगा, अपने जो हमारी नई नस्लें पैदा हो रही हैं उनको बचपन से ही अपनी समृद्ध संस्कृति में हमको ढालना होगा। हमें अपने ही त्योहार मनाने होंगे, अपने ही हमें पर्व मतलब कि संस्कार करने होंगे, और जो मनुवादी संस्कार हैं उन्हें हमें तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले घर की महिला को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि घर की महिला जो है वो अपने बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। तो जब वो अपने संस्कार को छोड़ेगी, जब वो करवा चौथ का व्रत छोड़ती है, जब वो 9 दुर्गे छोड़ती है, तो वही हमारे बच्चे सीखते हैं। तो हमारे बच्चे जब बचपन से ही जैसे कि मेरे बच्चे हैं, मैं कोई करवा चौथ नहीं करती हूँ, या कोई मैं पूरी तरीके से अंबेडकरवादी हूँ, तो मेरे बच्चे किसी भगवान को नहीं जानते हैं, किसी गणेश को या किसी राम को नहीं जानते हैं। तो यही चीज सबसे पहले हमें अपने ऊपर ढालनी पड़ेगी, तब हम दूसरे को समझा सकते हैं। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज बदले, सबसे पहले हमें बदलना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं बदला हूँ पहले, तो अब आप बदलिए। और जब से सर मैं अंबेडकरवादी हुई हूँ, मुझे 100% मेरी तरक्की हुई है, इस तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और यही हमें जो है पूरे भारत में लागू करना है। अगर हम बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहते हैं, भारत को बौद्धमय बनाना चाहते हैं, अपनी श्रमण संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं, तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। हम चाहे कितने भी संगठनों में विभाजित हो सकते हैं, आप संगठन कितने भी बनाइए, आप 10 या 20 संगठन बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमें आवश्यकता हो तो हम, जैसे कि आरएसएस काम करता है, आरएसएस में कई संगठन बने हुए हैं, हिंदू युवा वाहिनी है, बजरंग दल है, लेकिन जब उनको आवश्यकता होती है, वो सब आरएसएस के लिए काम करते हैं, वो सब एक हो जाते हैं। जब वो कोई मूवमेंट चलाते हैं तो वो केवल हिंदू हो जाते हैं, वो सब भूल जाते हैं कि हमको किसी भी संगठन से काम कर रहे हो। तो हम लोगों को भी यही काम करना है कि चाहे हम कितने भी संगठन हमारे हों, लेकिन वो सब बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए संगठन है, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की व्यक्तिगत राय अलग हो सकती है, लेकिन हमें अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर अपने बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। चाहे वो 2022 का यूपी का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, हम लोगों को सबको संगठित होकर अपने बहुजन समाज के हितों की रक्षा करने वाली पार्टियों को आगे लाना पड़ेगा। मतलब कि व्यक्ति को लाना पड़ेगा, जो व्यक्ति बिका हुआ ना हो, जो बिक ना सके, ऐसे व्यक्ति को हमें अपना जो है प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा, ताकि वो हमारे बहुजन समाज के हितों की रक्षा कर सके। और सर जो हम लोगों ने जातिगत प्रताड़ना इतनी सही है कि आज के जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी ये जातिगत जो समस्याएं हैं, ये बिल्कुल थमी नहीं है। चाहे हम संभल की घटना ले लें, चाहे कहीं और की घटना ले लें, ये जातिगत घटनाएं इस महामारी में भी रुकी नहीं है। तो हम लोगों का शुरू से शोषण होता रहा है। हम लोगों को एक जाति विहीन समाज की स्थापना करने की आवश्यकता है, कि जहाँ हम केवल अंबेडकरवादी हो, चाहे हम केवल बौद्धिस्ट हो, हमारी पहचान अंबेडकरवाद और बुद्ध है। हम लोगों को अपनी, क्योंकि हमें जो भी आरक्षण मिलता है वो आपकी उपजाति पर नहीं मिलता है, आपको केवल SC ST होने पे आपको आरक्षण मिलता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी उपजाति खत्म करनी चाहिए, और उसके बाद, क्योंकि जो आदमी बौद्धिस्ट हो जाता है, उसकी कोई जाति या उसका कोई धर्म नहीं रह जाता है। तो हम लोगों को जो है अपनी पहले उपजाति हम लोग खत्म करें, ताकि जो हमारे समाज 6743 जातियों में बटा हुआ है, वो सारा समाज एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। जो ब्राह्मण या मनोवादी लोग हैं, वो इतने मतलब कि कपटी लोग हैं कि जब अंग्रेजों का शासन आया था, उन्होंने अपनी जुडिशरी में किसी भी ब्राह्मण को स्थान नहीं दिया था, क्योंकि ये कहते हुए कि ब्राह्मण कभी भी निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं कर सकता। ब्राह्मण कभी भी आपको निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकता है। ब्राह्मण जो धर्म की दुकान चलाता है, उसे पता है वो दुकान चला रहा है, उसे पता है भगवान कुछ नहीं, वो दुकान चला रहा है अपनी। वो रोज मंदिर में बैठ जाता है और लोगों से मुंह से दक्षिणा मांगता है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां पे जाते हैं, लेकिन उसे पता है वो अपना व्यवसाय कर रहा है। तो हम लोगों को हम लोगों को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, अपने समाज को जो है बुद्ध की तरफ ले जाने की जरूरत है। तभी हमारा जो है श्रमण संस्कृति हमारी बच सकती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सर जय भीम। मुझे नहीं पता कांशीराम जी को आपने देखा भी होगा कि नहीं देखा होगा। मैंने देखा नहीं है उन्हें।
सर ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि 2006 में जब उनकी मृत्यु हुई तो तब मैं LLB अपनी कर चुकी थी पूरी, लेकिन कभी इस तरफ सोचा नहीं, और काशीराम जी का नाम सुना था लेकिन कभी हम उन्हें फेस टू फेस देख नहीं पाए, तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप कहाँ से हैं? सर मैं रामपुर से हूँ सर। रामपुर? जी, मुरादाबाद के पास रामपुर, डिस्ट्रिक्ट जी, रामपुर जी, आजम खां साहब वाला। अच्छा जी, तो आप क्या करते हैं? सर मैं वैसे एडवोकेट हूँ और टीचर भी हूँ बेसिकली। अच्छा, एडवोकेट भी है, टीचर भी। आप LLB करके आपने ज्वाइन कर लिया? जी जी जी, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली? जी जी जी। आपके परिवार के बाकी लोग? सर मेरे परिवार काफी बड़ा है सर, और 3 मेरे हस्बैंड के ब्रदर हैं और 3 हम लोग सिस्टर हैं। तीन बहनों। जी, तो आप संपर्क में रहे, और ये एक ऐसा मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसके अंदर हमारे जो ये एक और जो आज आपने सारी बात रखी है, ये हम टीवी चैनल में भी प्रसारित करते हैं, हमारा अपना टीवी चैनल है। तो ये आपको इसमें भी जो सरमन बात टीवी चैनल है, तो इसमें आपको ये प्रोग्राम मिलेंगे, और इसमें लगभग 90-95 वीडियो है। तो 90-95 वीडियो सारी की सारी तो ऐसे ही है। तो आगे जाते ये जो हमारा ये हमारा ABSS यूपी में मैसेज डाला है जी, हाँ, वो JP सिंह अम्बेडकर जी का, तो मैं उनकी पत्नी हूँ सविता जी। जी, वेलकम। बड़े खुशी हुई आपसे मिलके, और मैं ये चाहूंगा कि भी आप इसमें लगातार जुड़े रहें, हमें मार्गदर्शन भी करें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपके जैनी और बौद्ध, सभी पांचों जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, और प्लस SC ST के 6740 जातियां, तो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ ये समाज जो है हम इकट्ठा करना चाहते हैं, और इकट्ठा भोजन के नाम से हो सकता है। यानी 100 में से 85, बाबा साहब ने कहा, कांशीराम जी ने कहा, हम 100 में से 95 हो रहे, 85 भी नहीं। और लालू यादव ने कल परसों एक बात कही कि भेड़ों की, बकरियों की, भैंसों की, पशुओं की, हर चीज की जनगणना करवा रहे हो, लेकिन OBC की, उनकी और बाकी जो 1931 की जनगणना के आधार पे हमें जो सारी व्यवस्था मिली हुई है, आरक्षण मिला हुआ है, जो कुछ भी आपको सुविधाएं मिली है, वो अब 2011 की जनगणना में क्यों नहीं? मोहन जी, फखरुद्दीन साहब से मिले कि नहीं मिले? अब आप कल से मिल लिया आप फखरुद्दीन साहब? बोलिए सर। जी सब क्रांतिकारी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साहब। जी सब जय भीम, जय भीम। और बाबा साहब को और काशीराम जी साहब को जी, और जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी को मेरी तरफ से, और खास तौर से हमारे जो सदर साहब हैं, अध्यक्ष साहब हैं, हमको जो राह बताने वाले हैं, हमारे सामने बैठे हैं, उनको मैं दिल से और दिल की गहराइयों से ये फखरुद्दीन गोरी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। वेलकम। सब अम्बेडकरवादी हूँ मैं, और बाबा साहब के आदर्श पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ जी। और मैंने ये कहा है कि खुदा न करे कभी गर्दिश छाए आसमानों पे, खुदा ना करे कभी गर्दिश छाए आसमानों पे, और बाबा साहब का जो झंडा लहलाता रहे आसमानों पे। मेरी ये बहुत नीले गगन के नीचे नीला झंडा लहराएंगे, आपके आदर्शों की फुल पालना करेंगे, और इंशाअल्लाह बाबा साहब के कर्म से हम कामयाब होके दिखाएं। अब कहानी ये आ रही है जी। अब कहानी ये है, मेन जो मुद्दे की बात है मैं उसकी बात करता हूँ। ये पूरे भारत की है ये बात जी। हम लोग एक जयपुर से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, मेन जगह से हम लोग क्या है कि अम्बेडकरवादी हैं, और बाबा साहब को अपने दिल में बसाते हुए और अपने दिल में रखते हुए हम लोग मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, लेकिन आगे से आगे कैसे बढ़े, आगे से आगे कैसे बढ़ाया जाए, और बात इस विषय पे चल रही है। जैसे हमारे अध्यक्ष साहब का, हमारे सदर साहब का हमारे को हुक्म मिला, उसके लिए क्या है कि हम लोग हर जगह पूरे भारत में हम मीटिंग करके फ्री हो जाते हैं। उसके बाद के अंदर पूरे भारत से उस गलियों से आवाज आती है कि आपने मीटिंग करी लेकिन आपने हमारे को नहीं बताया। हमारे कम से कम पूरे भारत के जितने भी घर हैं वो सारे के सारे बाबा साहब को मानने वाले हैं,
काश जी। हमें पता होता, काश हमें जी। मालूम होता, तो इंशाल्लाह बाबा साहब के दया से हम लोग भी शामिल हो जाते हैं आपके इस जी। प्रोग्राम। उस टाइम इस बात को हम मानते हैं कि अगर हम लोग कहीं बात करें तो हमें पता है कि हमारी बात जो है वो कॉलोनियों तक नहीं पहुंचती है। हमारी जी। बात जो है वो बड़े बड़े शहरों के जो छोटे छोटे जो जहां जहां अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपना टाइम जी। जहां अपना टाइम पास कर रहे हैं, जी। तो वो वहां तक ये बातें नहीं पहुंच पाती है। जी। हम जब तक बाबा जी। साहब का झंडा हर हर जी। गली में, पूरे भारत में, हर हर जी। जगह जाकर के हम लोग अगर बाबा साहब की फोटो सीने से लगा करके हम लोग जी। चलेंगे, तो मैं जी। कहता हूँ बाबा साहब के दया से इंशाअल्लाह उल अज़ीम वो दिन दूर नहीं है कि पीछे हमारे जो है वो एक जमात सीख बनती जाएगी, वो एक रैली सीख बनती जाएगी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ जी। पुकारने की जरूरत नहीं है, कोई जी। बात करने की जरूरत नहीं है। जहां मेरे बाबा साहब हैं वहां पूरी दुनिया है, वहां पूरा समाज। दुनिया जान चुकी है, दुनिया समझ चुकी है कि अब जी। हम पैसे में नहीं बिकेंगे, हम जी। अब शराब में नहीं बिकेंगे, हम जी। अब चालाकियों में नहीं बिकेंगे। हम जी। इनकी जो मक्कारी मक्कारी जो ये लोग करते हैं, ये जी। मक्कारी से ये लोग क्या है कि खुद दुखी हो चुके हैं। कभी तो जी। ये शराब पिला करके एक दूसरे जी। में लड़वाते हैं, कभी जी। अब साहब है जो पूरे भारत की बात ये है। एक तो खादी जो है, खादी खादी जी। है, खादी पैर रखा है। अब खादी जी। पैर रखा है तो साहब मेरी ये परेशानी है और ये जी। परेशानी दूर करो। अरे मैं ब्राह्मणवादी हूँ, जी। और मैं तेरी बात जब मानूंगा कि जी। मैं तेरा काम तो कर दूंगा, लेकिन तू जी। मुझे क्या माने, तू मुझे जी। खुदा माने, तो खुदा तो जी। खुदा ही रहेगा। दरअसल जी। मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो आपको क्या है कि वो लोग आपको ना भटका रहे हैं, वो लोग आपको रास्ता दूसरा दिखा रहे हैं। वो जी। लोग है ना, वो उन लोगों की जो जालसाजी थी वो अब बंद हो जी। चुकी है। उन लोगों की जो जो भी कलाकारियां थी वो सब बंद हो चुकी है। अब जी। जो टाइम आया है, अब जो वक्त आया है, वो जी। ऐसा वक्त आ गया, ऐसा टाइम बाबा साहब की दया से ऐसा टाइम आ गया। हमारे ऊपर जुल्म, ये हमने जुल्म सहन किया, हमारे पास परेशानी आई, हमने परेशानियां भी सहन करी हैं। और कभी जी। किस नाम से पुकारा गया, कभी किस नाम से, उन्हें ये पता नहीं है कि आज किसान जाग चुका है, उन्हें ये पता नहीं है कि आज दलित जाग चुका है, उसे ये पता नहीं है कि आज अम्बेडकरवादी अपनी जान दे सकता है और सब कुछ बाबा साहब के ऊपर निछावर कर सकता है। जी। सब कुछ बाबा साहब और के ऊपर निछावर कर सकता है। क्यों? कि बाबा ये संविधान जो है किसी के पाप का नहीं है, ये संविधान हमारे बाबा साहब ने हमें हमें हमारे हमें दिया है। और जी। हम जो है अम्बेडकरवादी हैं, जी। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और जी। रहेंगे। और बाबा साहब को अपने सीने से लगा करके, कदम जी। से कदम मिला करके हम लोग जी। चलेंगे। इसकी बात को कहते हुए मैं आपसे छोटी सी टाइम में, छोटा सा वक्त में जो मेरे से बड़ा मैंने बोला, अगर बोलने में कोई गलती हुई हो उसके लिए मैं आप सभी से माजरत और माफी चाहता हूँ। जी। कि हम तो चले थे मंजिले कारवां की ओर, हम तो चले थे मंजिले कारवां की ओर, आप आगे चलते गए और कारवां। पत्थर के जिगर वालों ये राह नहीं आसान, और हम खुद ही रास्ता बना लेंगे, ये तो बहता हुआ पानी है। बहता हम हुआ खुद ही रास्ता लेंगे, ये तो बहता हुआ पानी है। कि ये बाबा साहब किसी का मोहताज न रख, हम सभी को इस जमाने में, और कमी है कौन सी बाबा साहब तेरे खजाने में, कमी है कौन सी बाबा साहब तेरे खजाने में। बाबा साहब अम्बेडकर साहब अमर रहे, बाबा जी। साहब जिंदाबाद, जी। अम्बेडकर वादी जिंदाबाद। जी। मेरे सभी जो साथी हैं उनको मैं हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब जरा सा बस जरा सी आप मेहनत की जुट है। हम सभी मिल करके अगर पूरे भारत में अपने हमारे अध्यक्ष साहब, हमारे जो सरपरस्त हैं, अगर इनकी नक्श कदम पे, इनके बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलेंगे, तो इंशाल्लाह बाबा साहब की दया से वो सूरज दूर नहीं है, जिस सुबह का हम लोग इंतजार देखते आए हैं और जी। इंतजार देखते रहे हैं। ये सब नेता कोई नहीं। साहब कांशीराम जी कहते थे कि हम सब कार्यकर्ता, एक बड़ा कार्यकर्ता तो बड़ी जिम्मेवारी है, छोटा कार्यकर्ता छोटी जिम्मेवारी है, तो सब कार्यकर्ता है।
दुनिया में जो लोग आए थे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। जो कुछ है वो यही है, यही छोड़ के जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े योद्धा चले गए, हमारी कोई बिसात नहीं है, कोई औकात नहीं है। हम ये चाहते हैं जितना जीवन मिला है ईमानदारी से इस विषय में काम करें, क्योंकि आज जो कुछ हमें बंगला, कोठी, कार, गाड़ी, जब कुछ मान सम्मान सब कुछ जो मिला है बाबा साहब की बदौलत में, बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बस यही हम हमारे से हमारी वाणी ऐसी चलती रहे। हम सब साथियों को साथ लेके चलना चाहते हैं। कोई अगर उठे भी तो हम उनको मनाना जानते हैं कि कैसे मनाया जाता है। तो हम अपनों को साथ रखना चाहते हैं। आज कुछ नए साथी भी जुड़े हैं और कार्यक्रम में आज महिला शक्ति भी जुड़ी है। महिला शक्ति जुड़ी जी, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि भी किसी कार्यक्रम में महिलाओं का होना भी बहुत जरूरी है। और मैं थोड़ा परिचय द्वारा दे दूं, मैं डॉक्टर BD गौतम, मैं फरीदाबाद हरियाणा में रहता हूं और कृषि विभाग में जॉब करता हूं। और बेसिकली मैं यूपी का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का पहले से ही। और मैं जब से लगभग बाबा साहब की आइडियोलॉजी को पढ़ा, 8th क्लास में पढ़ता था, और तब से ही मैं बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर काम कर रहा हूं। और मेरा अपना कोई लीडरशिप या अपना मेरा कोई किसी पोस्ट का या कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ सामाजिक कार्य के लिए कि महापुरुषों की विचारधारा रूट लेवल तक जाए, इसी के लिए मैं काम करता हूं। और आज बहुत सारे वक्ता जो मैं देख रहा हूं वो ज्यादातर सब कैडराइज लोग हैं, जिन्होंने भी अपना वक्तव्य रखा तो वो सब कैडराइज लोग लगते हैं। और मैं कहता हूं भाई इस आपके कैडर का फायदा ग्रामीण लेवल तक, रूट लेवल तक जाए, तो हम सब जहां भी हैं वहीं और लोगों को जोड़कर टीम बनाकर, जो मान्यवर अध्यक्ष जी ने जो ऑब्जेक्ट रखा है कि भाई हम 2024 तक कैसे सत्ता हासिल करें, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागृत करेंगे और उनको अपनी आइडियोलॉजी, पहले उनकी आइडियोलॉजी समझें और फिर उनको जो वास्तविकता सच्चाई वो बताएंगे तो वो समझेंगे। क्योंकि हमारा जितना कार्यक्रम से उससे ज्यादा दुगना कार्यक्रम दुश्मन का है। हम 1 मीटर चलते हैं तो दुश्मन 10 मीटर चलता है, तो वो उनके दिमाग से वो नहीं निकलता। तो इसलिए हमारा अब टीवी चैनल भी आ गए हैं, न्यूज़पेपर भी हैं, काफी कार्यक्रम काफी बढ़ रहा है। संगठन बेशक बहुत सारे हैं, लेकिन अगर लोगों की विचारधारा एक है, कभी समय ऐसा आएगा कि भी जब सत्ता के नजदीक होंगे तो एक भी हो सकते हैं। तो इसलिए प्रयास करना जरूरी है। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। बहुत समय आज हो गया है, मैं अभी खाना भी नहीं खाया क्योंकि घर में बच्चे कहते रहे। तो क्योंकि हम जिस स्पीड से बढ़ते हैं, बेशक हमारी स्पीड धीमी रहे, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ये नहीं कि हम शुरुआत में तो बहुत स्पीड, बहुत जोर के साथ लगते हैं और धीरे धीरे अगर कोई भी, मैं देखता हूँ, हमने बहुत सारे संगठनों में काम किया है, बहुत सारे संगठन देखे हैं, जब शुरू में संगठन ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत जोश होता है, लेकिन जैसे ही 6 महीने निकल जाते हैं तो उसके बाद उसमें कोई एक्टिविटी या कोई कार्यक्रम नहीं। तो किसी भी संगठन को या किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए बेशक धीमी स्पीड से चलाएं, लेकिन वो कंटिन्यूस चलना चाहिए। जिस तरह कछुआ और खरगोश की रेस में कछुआ जीत जाता है, इसी तरह अगर हम धीरे धीरे भी अगर करेंगे तो अपनी उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा भाई आगे का कार्यक्रम को इसको जैसे भी हो चलाएं। सभी को जय हिंद। वेलकम साहब, कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। लास्ट 1-2 मिनट में मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। 9:30 बजे का टाइम हमने रखा था, तो इसमें थोड़ा सा हम लेट हुए हैं। तो ये हर रोज 8 बजे शुरू होगा। हमने बीच में कुछ साथियों के अनुरोध से हमने 9 बजे किया, लेकिन वो हमारा एक्सपेरिमेंट हमारा प्रयोग फेल हो गया, तो हमने 8 बजे का ही कार्यक्रम रखा हुआ। 8 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। 8 बजे ठीक है कि 9 बजे करते करते फिर लेट हो जाता है, 10 बज जाता है जी, और लोग फिर जो है सब कोई अपने अपने काम में लगते रहते हैं। जी। तो इसमें ये 8 से 9 का ठीक है, इसमें कोई ना कोई बीच में जिसको जितना टाइम मिले वो जुड़ जाएंगे। है
वैसे तो हर वक्ता को सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है, हर वक्ता अपनी हाँ। बात रखता है और इसके अंदर अनुभवी लोग हैं। बिल्कुल, दूसरा सर, ज्यादातर लोग हैं। हाँ, इसमें दूसरी बात ये कि मैंने दुनिया की बहुत सारी क्रांति पढ़ी है। क्यूबा की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, चाइना की क्रांति है और रशिया की क्रांति है। जी जी, जब किसी देश में क्रांति होती है तो ऐसे संगठनों को इकट्ठा करते हैं, तो उनके लिए एक आर्थिक लड़ाई, जैसे किसान आर्थिक मोर्चे पे खड़ा है, लड़ाई लड़ रहा है। हमारे यहाँ कभी भी हमारे देश के लोगों ने साहब कांशीराम जी के आंदोलन को अगर एक साइड में करते, बाबा साहब ने आंदोलन लड़ा, पानी की लड़ाई लड़ी, पहाड़ तालाब है, कालेराम मंदिर का आंदोलन है या दूसरे आंदोलन है, इसी जी। तरीके से साहब कांशीराम जी ने आंदोलन लड़े। तो इसी तरीके से अब किसान, जो दिल्ली में किसानों ने आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी सरकार, आरएसएस की सरकार को घेरा हुआ है और वो कमजोर हो चुकी है, वो सरकार कमजोर हो चुकी है, उसकी बिल्कुल, चारों तरफ से उसकी जड़ें खोखली हो गई है, एक सूट बीच का तना खड़ा हुआ है, चारों तरफ की जड़ें वो कमजोर हो चुकी है। जो लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा रहे थे, यही लोग किसान ही तो थे जिन्होंने मोदी को जितवाया, युवा थे मोदी को जितवाया। अब युवा इनसे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसान इनसे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अब कहता है लोहा गर्म है, चोट मार दो। कि किसानों को इस बात का पता चल गया कि तुम मूल्यवासी हो, तुम्हारे साथ जो जुल्म जाति और तुम्हारी जमीनों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, तुम्हारे हक और अधिकारों पे जो हमला हो रहा है, तुम्हारे जो 3 काले कानून जो तुमने बनाए हैं, वो हमारे ऊपर एक बहुत बुरी तरह से लादा गया है। तो इन सब बात का विरोध करने के लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, किसानों के जज्बे को, कि उन्होंने पहली बार इस बात को समझा। और पहली बात यही किसानों के परिवार के लोग थे जो हमारे गाँव में दलितों के, यानी आज की बहन बेटियों के साथ और बच्चों के साथ जो इनका बदनीयती रहती थी, आज इनको समझ आई है। जैसे इनके साथ हम वहां पे दिल्ली के अंदर बॉर्डर पे जो इनसे चर्चा की है, वहां बैठे हैं, तो इस बात का जो है इसको फर्क पड़ा है। तो आज हमारा ये सोच है कि केवल बहुजन विचारधारा की सरकार, आइडियोलॉजी की सरकार, सर्वजन की सरकार नहीं, बहुजन विचारधारा की सरकार हमें न्याय दे सकती है, हर व्यक्ति को न्याय दे सकती है, इवन दल ब्राह्मण को भी न्याय दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने क्या किया, बहुत अवशेष वहां से निकले, उस जगह से खुदाई की और उनको क्रैशर में डाल के क्रैश कर दिया गया। हमारे जो बौद्ध भिक्षु वहां खड़े होके, विनय रतन जी वहां खड़े थे, बौद्ध भिक्षु, वो अपनी टीम को लेकर उनको अरेस्ट हुआ, उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुआ, FIR हुई। तो ये हर जगह इन्होंने बदमाशी के साथ एक कार्यक्रम चलाया। तो आज हम ये फिर ये कहना चाहते हैं कि पैरेलली विचारधारा के बिना, जैसे मदारी के पास डुगडुगी पे जाके जो भीड़ इकट्ठी होती है वो भीड़ होती है, इसलिए विचारधारा के लोग इस पे काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इस आइडियोलॉजी पे फर्स्ट है और आइडियोलॉजी के साथ इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। आप विश्वास रखिए, साहब कांशीराम जी का लोग पहले मजाक उड़ाते थे, जी जी बिल्कुल, और कांशीराम जी ने दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि इस देश में 6743 जातियों में बटे हुआ ग्रुप या छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे हो सकते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो सकते हैं, OBC के लोग इकट्ठे हो सकते हैं। उनका एक सपना था कि पूरे भारत में जितने भी स्टेट है उनका मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा, सिख होगा, उसका ईसाई होगा, उसका जो है OBC का लोग होगा, किसान होगा, ये मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बहुजन समाज का होगा, ये उनका एक प्लानिंग थी। उस प्लानिंग के तहत उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन गुड़ गोबर कर दिया आडवाणी और जोशी जी ने, हमारे एक टीम के एक आदमी को तोड़ के। तो ये सारा गड़बड़ हुआ। तो उस गलती को हम सुधार रहे हैं, क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं। गलती हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। पहले गलती को हम नजरअंदाज करेंगे तो मार खाएंगे। हमने पहली गलती की है, उस गलती से अगर सबक सीखेंगे, आगे गलती कभी नहीं होगी। 2024 हम सत्ता में भागीदार कैसे हो, इसके लिए क्या क्या हमने तैयारी करनी है, हमारे पास संगठन कौन कौन से, हम संगठनों को जोड़ना है, इकट्ठा करना है, हमारे राजनीतिक संगठनों को इकट्ठा करना है, ये हमारा एक उद्देश्य रहेगा। हमारे पास धन की व्यवस्था कैसे होगी, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। हमारे टीम के लोग, अगुवा लोग कौन होंगे। 1 जुलाई को हम इनमें से, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस कार्यक्रम में जो लोग जुड़ रहे हैं वो कैबिनेट के लोग होंगे, वो स्टेट के हो सकते हैं, केंद्र के हो सकते हैं, कैबिनेट में भागीदार लोग होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो ये कार्यक्रम हम इस लेवल तक उनको चार्ज कर देना चाहते हैं। और 1 जुलाई के बाद जब हम इनको संगठन पे जगह दे देंगे, तो ये गांव की ओर, चलो गांव की ओर, वो कार्यक्रम 2 या 3 जुलाई को होगा। हम गांव में जाके अपने लोगों के बीच में जाएंगे और वहीं अपना मोबाइल ले जाएंगे और गांव में बैठ के, जैसे हम बैठ के ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी तरीके से जो लोग हमारे कार्यकर्ता गांव में होंगे और वो पूरे भारत के लोगों को इस तरीके से जो है दिखाएंगे कि देखो हमारे लोग अकेले हम नहीं है, पूरे भारत के अंदर ये जन जागरण अभियान चल रहा है। जागो आइए, साहब कांशीराम जी के लिए हम नारा लगाते थे, कांशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोई काम कौम जगाई, है ना।
तो ये जो कांशीराम जी की विचारधारा के आंदोलन को फिर से खड़ा कर रहे हैं हम, और इस आंदोलन को फिर से खड़ा इसलिए कर रहे हैं कि हम शासक बनने का तब चल रहे हैं। आप IAS बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, भिखारी बन सकते हो, आप मीडिया पर्सन हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन सब का कांशीराम जी पंजाबी में कहते थे पॉलिटिक्स जो है ना, राजनीति जो गुरु के लिए जो हाथ थाड़ा खोदती है, बाबा साहब कहते थे पॉलिटिक्स इज द मास्टर की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी टाइप लोग। और एक लास्ट एक बात कह गए कि हमारा समाज तैयार बैठा है। कैसे बैठा है? इसका एक एक्सपेरिमेंट है। कैसे कि 2 अप्रैल 2018 को समाज के लोग बिना कोई संगठन के, बिना कोई नेता के करोड़ों लोग सड़कों पे आए थे, और 13 बच्चों ने शहादत देकर अपनी, इससे बड़ा कोई शहादत, इससे बड़ा कोई आप कोई काम नहीं कर सकते। 13 बच्चों ने अपनी जिंदगी देके, शहादत देके हमारे कौम का, हमारे जो है सम्मान का जो है पगड़ी की लाज रखी। उनको मैं फिर बार बार याद करता हूँ, उन माओं को याद करता हूँ जिन माओं ने उस बच्चों को शिक्षा दी। उन बच्चों को, उन सभी को नमन करता हूँ, उन परिवारों को नमन करता हूँ। जब हमारी सरकार होगी तो उन लोगों के लिए हम क्या काम करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि तब ये ना, अगर उनके लिए आज हमने कुछ नहीं किया तो आने वाले टाइम में अपनी माएँ कहेंगी कि नहीं, मैं अपने बेटे को फलां कार्यक्रम में नहीं जाने देती, क्योंकि इसके बाद तो ये कार्यक्रम जो है, ये लोग स्वार्थी लोग हैं, वो सत्ता में आ जाते हैं, और जो लोग शहीद जो परिवार होते हैं उनकी पूछ नहीं करते। तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ सरवण भारत टीवी की ओर से कि जो बच्चे हमारे जो शहीद हुए हैं इस आंदोलन में चलते हुए, 13 वो हुए हैं, इसके अलावा भी इस समय में जो शहीद हुए हैं, वो हमेशा के लिए सम्माननीय रहेंगे। हमारे कौम के वो जो हमेशा अग्रणी रहेंगे। हमारे जब कार्यक्रम जब भी करें महापुरुषों के साथ साथ उनको हम याद करेंगे। आज का कार्यक्रम में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, हर रोज ऐसे ही आप कार्यक्रम में आते रहेंगे अपने कीमती समय, और ये कार्यक्रम जितना हम बढ़ाएंगे, ये हम 30 जून तक सुझाव लेके और फिर हम इकट्ठा करके इसको बनाएंगे। और ये जो रोज आज जैसे आज का कार्यक्रम है, ये सरवण भारत टीवी में रिकॉर्डिंग होके 2-3 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा, और ये आप सरवण भारत टीवी को सब्सक्राइब करके ये जब मर्जी इसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इन सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत, सबका खैर, जय श्री कांशीराम, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वालेकुम सलाम। सभी को जय भीम। जी जी, जय भीम, जय भीम, नमो जय भीम, जय भीम, जय भीम साहब, जय भीम। जी।